अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, एफआईआर कौन काटे, कि जबकि वो हो भी इस कदर ताकतवर लोगों के खिलाफ जो ये समझते हैं कि अब हम चूंकि वजीर आजम बन गए हैं, अब हम चूंकि वजारत दाखिला के ओहदे पर बराजमान हो गए हैं, तो अब तो हमारी करप्शन हो, चोरी हो, बदउनवानी हो, कत्लो गारतगरी के केसेस हो, अब तो उन सब पर पर्दा पड़ जाना चाहिए क्योंकि हम तो बहुत ताकतवर हो गए हैं। इमरान खान साहब पर चारों तरफ से जब गोलियां बरसाई गईं और अल्लाह ताला ने मौजज़ाती तौर पर इमरान खान साहब को बचा लिया कि बचाने वाली ज़ात मारने वाले से कहीं ज़्यादा बड़ी है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अब चूंकि अल्लाह ने इमरान खान को बचा लिया और हमलावरों को फंसा दिया, तो इस वक्त इमरान खान साहब की जो डिमांड है, जो 4 डिमांड्स उन्होंने सामने रखी मुअज़्ज़ज़ अदलिया के, उसमें एक आजम स्वाति साहब के केस के हवाले से थी कि उनको इंसाफ दिया जाए, इंक्वायरी की जाए कि कौन उनको हिरासा कर रहा है, और उनकी अहलिया की इतनी प्राइवेट वीडियो, जो कि इतनी शर्म की बात है कि शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसी हरकत करते हुए, ये किसने की। वहां पर भी एक नई लड़ाई शुरू हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्री का ये गेस्ट हाउस था जहां पर इनको रखा गया, वो मेहमान थे, लेकिन उनका ये कहना है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का कि नहीं जी हमारे पास नहीं थे, तो जुडिशल एकेडमी में ठहरे थे। जुडिशल एकेडमी की जानिब से ये रिबटल आ गया, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो किसी को भी ठहराने की जगह ही नहीं। तो इस वक्त ये बिल्कुल गेंद एक दूसरे की कोर्ट में फेंकने की कोशिश की जा रही है। दूसरी डिमांड इमरान खान साहब ने अरशद शरीफ साहब के हवाले से की कि उनके कत्ल की साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए। तीसरी डिमांड अपने इक़दाम कत्ल के केस के हवाले से कि जो इनको कत्ल करने की कोशिश की गई, असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई, जो कि अल्लाह की तरफ से इमरान खान बच गए। चौथी जो है डिमांड वो साइफर के हवाले से है कि जो लोग कहते हैं कि ड्रामा था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में खुद जो है ये इसको माना गया कि ये मुदाखलत थी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, और इसमें डिमार्श भी इशू किया गया, तो इसको ड्रामा कोई कैसे कह सकता है। और जो समझता है कि ड्रामा है, तो क्यों ना पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया इस पर एक मुकम्मल मुफस्सिल इंक्वायरी करके हकाइक सामने ले आए। सो इस वक्त इमरान खान हर तरफ से, वो था ना शेर बकरी और घास, वो वाली जो एक रिडल होती थी जो हम बचपन में बड़ा मजा आता था उसको गैस करने में कि शेर बकरी और घास की रिडल का क्या फैसला होगा। अभी इमरान खान ने इनको शेर बकरी और घास की सी सूरत हाल में डाल दिया है, और ये अल्लाह ने वसीला बनाया इमरान खान को। असल में तो अल्लाह ताला ने इनको इन्हीं की हरकतों में फंसा दिया है। सो अब इनको समझ नहीं आ रही कि यहाँ से निकले कैसे। वजीराबाद के जिस थाने में एफआईआर कटनी है, जैसे ही आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस एफआईआर को काटा जाए, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अज खुद नोटिस लेगी। अब ये सुप्रीम कोर्ट को इसलिए करना पड़ा 4 दिन बाद बिलाखिर कुफर टूटा खुदा खुदा करके, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का प्रेशर बहुत इमेंस था कि हमारी अदालतें सो रही हैं क्या, जो रात 11-12 बजे रजीम चेंज के वक्त तो खुल गई थी, लेकिन आज पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम पर कातिलाना हमला किया जाता है और उनको इंसाफ देने वाला कोई नहीं। ये क्या बात हुई कि ये कहकर आपको खामोश करवा दिया जाए कि जी जिस मुल्क में 2 बार की साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो साहिबा को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, उनके कातिलों का पता न चल सका, लियाकत अली खान साहब के कातिलों का पता न चला, और इतने इतने बड़े सानहे इतनी संजीदा नौयत के इस मुल्क में होते रहे और किसी का पता नहीं चल सका, तो इसलिए अब भी खामोश होकर बैठ जाओ, शुक्र मनाएं कि इमरान खान बच गए। वो तो शुक्र करती है पूरी कौम, लेकिन ये पता लगाना जरूरी है कि इसके पीछे कौन था। कोई भी डेवलप्ड मुल्क होता और वहां पर किसी शख्स ने राना सनाउल्लाह की तरह इंटीरियर मिनिस्टर होते हुए तड़ियां लगाई होती, तो अव्वल उसको उसी वक्त अरेस्ट कर लिया जाता। क्या आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप ऑन एयर तड़ियां लगा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, सर कुचलने की, गाली गलोच कर रहे हैं एक साबिक वजीर आजम को। दूसरी बात यह कि अगर किसी ने ऐसी तड़ियां, ऐसी धमकियां लगाई होती और उसके बाद असैसिनेशन अटेम्प्ट हो जाए उसी बंदे पर, तो फिर तो उस सर्वाइवर को नहीं कहना पड़ता, यानी इमरान खान को ना कहना पड़ रहा होता किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में कि इस बंदे की इंक्वायरी करे। वो खुद पुलिस उसके घर पहुंच जाती और हथकड़ियां लगा लेती, चाहे वो वजीर होता, मुशीर होता, कोई भी होता। लेकिन चूंकि पाकिस्तान को इस वक्त बनाना, रिपब्लिक बनाने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा हमने आज देखा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर किया गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो एफआईआर है इसको काटा जाए वरना आज खुद नोटिस लेगी सुप्रीम कोर्ट, तो वजीराबाद थाने का एसएचओ गायब हो जाता है। जो अब इमरान खान साहब के दरख्वास्त कुनिंदा है जुबैर न्याजी और उनके साथ जितने भी लोग वहां गए, वहां पर एसएचओ साहब मौजूद नहीं थे।
अब मसला ये है, जिस बात पर पंजाब हुकूमत और आईजी पंजाब की भी आपस में एक वो बन गई है, एक लड़ाई की फिजा बन गई है, वो ये कि आईजी साहब तो ये कहकर अदालत में फारिग हो गए कि जी पंजाब हुकूमत ने मुझे मना किया, मैंने तो इसलिए नहीं कटने दे रहा एफआईआर। यानी पंजाब हुकूमत नहीं कटने दे रही एफआईआर, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से मोनेस इलाही, परवेज इलाही साहब के बेटे का ये बयान सामने आया कि हमने पुलिस को अपनी मदियत में अपनी मर्जी का जो एफआईआर है वो काटने से मना किया है कि आप अपनी मर्जी की एफआईआर नहीं काट सकते, हकायक पे मबनी एफआईआर काटें। तो ये अब जी सूरत हाल है इस वक्त। मेजर जनरल फैसल के खिलाफ चूंकि किसी की जुर्रत नहीं हो रही एफआईआर काटने की, लिहाजा शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह भी इस सिचुएशन से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अब उनको क्या फायदा हो रहा है, ये वही डुओ है, ये वही क्या हैकल जैकल की जोड़ी है जो मॉडल टाउन मैसेकर के भी जिम्मेदार थे, क्योंकि शहबाज शरीफ वजीर आला थे और राना सनाउल्लाह वजीर कानून थे, द देन प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर। तो यही लोग थे जो जिम्मेदार थे और उस वक्त भी इनके खिलाफ कोई एफआईआर काटने की जरूरत नहीं करता था। बड़ा शोर मचाया गया उस वक्त भी, क्या सेशन कोर्ट क्या हाई कोर्ट, किसी की बात को वैल्यू नहीं किया जा रहा था। फिर आर्मी चीफ ने, द देन आर्मी चीफ, उन्होंने कहा कि आप एफआईआर काटें। 14 लोगों को, निहत्ते मासूम शहरियों को मुंह पे गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया, तो आप एफआईआर भी नहीं काट रहे। तो तब आर्मी चीफ के कहने पर, उनकी रिक्वेस्ट पर जो है एफआईआर काटी गई। और अभी की सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब एक असैसिनेशन अटेम्प्ट सर्वाइव कर जाते हैं अल्लाह की मदद से, और उनको इंसाफ देने का कोई मूड नहीं लग रहा इस निज़ाम का। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो जुबैर न्याजी और जो दीगर लोग हैं, जो बेसिकली जुबैर न्याजी मेन दरख्वास्त कुनिंदा हैं और उनके साथ जो दीगर लोग इस वक्त मौजूद हैं इमरान खान साहब की टीम की जानिब से, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे का टाइम दिया है कि इसके अंदर अंदर एफआईआर कटनी चाहिए, अगर नहीं कटेगी तो आज खुद नोटिस होगा, लिहाजा हम ये 24 घंटे थाने के अंदर और बाहर ही मौजूद रहेंगे ताकि हमारी गैर मौजूदगी में कहीं अपनी मर्जी की जो है वो एफआईआर काट के असल जो लोग हैं जिनके खिलाफ हम एफआईआर कटवाना चाहते हैं, जिन पे खान साहब को शक है कि इन्होंने मनसूबाबंदी की, इन्होंने ये हमला करवाया और खान साहब के पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी इदारों की जानिब से बकौल खान साहब, तो ये ना हो कि उनको एग्जोनरेट करके एक बोगस एफआईआर काट दी जाए। तो ये जी नाज़रीन सूरत हाल है। खान साहब ने कल जहां 4 डिमांड्स रखी वहां पे उन्होंने डीजी आईएसपीआर से एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत हैरत हुई और अफसोस हुआ कि डीजी आईएसपीआर साहब ने कहा कि इमरान खान ने मेजर जनरल फैसल का नाम जो है वो देकर उनको एक मुलजिम के तौर पर नामजद करके पूरी फौज को बदनाम किया है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। अपनी फौज के खिलाफ मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। फौज में जो हमारे फौजी नौजवान हैं जो सरहद पर खड़े होकर मुल्क की हिफाजत करें, वो मेरे अपने बच्चों की तरह है। लेकिन मैं डीजी आईएसपीआर साहब से सवाल पूछता हूँ कि जिस वक्त आप कोर्ट मार्शल करते हैं किसी फौजी अफसर का, जब वो कोई गलती करता है तो आप उसका कोर्ट मार्शल करते हैं, तो क्या उस एक फौजी की गलती पर, उसका कोर्ट मार्शल करने पर आप पूरे फौज के इदारे को बदनाम करते हैं या आप अकाउंटेबिलिटी लाते हैं अपने इदारे में? अकाउंटेबिलिटी लाते हैं ना। पूरी फौज तो बदनाम नहीं होती एक शख्स की गलती करके सजा पाने पर। तो यही पॉइंट इमरान खान साहब कहते हैं कि दिस इज एग्जैक्टली द सेम पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि इस एक शख्स पे मेरी इंफॉर्मेशन भी है, इदारों से ही मुझे मिली है इंफॉर्मेशन कि ये कह कर आया था कि मैं एक खास पॉलिटिकल पार्टी यानी खान साहब की पार्टी को सीधा करूंगा, देखो मैं क्या करता हूँ। आजम स्वाति ने भी इनका नाम लिया कि जो उनको बरहना करके तशद्दुद किया गया। सो क्यों ना उनकी एक इंक्वायरी कर ली जाए। ये खान साहब की एक वो इस्तदा है जो कि अब देखते हैं जी क्या होता है। 24 घंटे गुजरने के बाद भी अगर एफआईआर नहीं कटती तो फिर अदालत क्या एक्शन लेती है। उसके बाद जी एक बड़ी दिलचस्प बात ये कि बड़ी अच्छी बात जो मुख्तदिर हलकों की जानिब से बड़ी सेंसिबल एक सजेशन आई है बकौल चौधरी गुलाम हुसैन साहब के। उन्होंने खबर ब्रेक की है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान वो गए हैं जब इमरान खान साहब का पता करने 2 दिन पहले गए थे। मैं खुद भी वाकिफ हूँ उस दिन से। आज मंडे है तो सैटरडे को वो गए थे पता करने और ये अच्छी 2.5-3 घंटे की मुलाकात थी जिसमें उन्होंने मुख्तदिर हलकों का पैगाम खान साहब को पहुंचाया है कि ये पैगाम शहबाज शरीफ को भी पहुंचा दिया गया है और इमरान खान को भी पहुंचाया जा रहा है, जो कि परसों पहुंचाया गया एज पर चौधरी गुलाम हुसैन साहब,
कि आप दोनों मिलकर, शहबाज शरीफ और इमरान खान मिलकर, डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर पाकिस्तान है उनके साथ बैठकर एक कंसेंसस डेवलप कर लें, एक डेट देख लें कि कौन सी इलेक्शन की डेट फिक्स करनी है। अगर आपने इलेक्शन की डेट पे कंसेंसस डेवलप ना किया, एक आपने एक डेट फिक्स करने में अगर आप कामयाब नहीं होते एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो फिर उसके बाद जो भी होगा उसके फिर जिम्मेदार आप दोनों होंगे, यानी शहबाज शरीफ और इमरान खान। अब ये बड़ी सेंसिबल ऑफर है जो कि मुख्तदिर हलकों ने की है और पाकिस्तानी अवाम को इस पे भरपूर क्रेडिट जाता है कि अगर वो 10 अप्रैल को सड़कों पर ना निकलते और ना बताते इस करप्ट माफिया को कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान की कौम खड़ी है ईमानदारी की वजह से, तो कभी भी मुख्तदिर हलके इस बात पे ना आते कि इमरान खान से भी मशवरा किया जाए कि इलेक्शंस कब होंगे। लेकिन अब सवाल ये है, वही बात कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। मसला ये है कि जनरल फैज रिटायर होते हैं अप्रैल 2023 में। अब जराए के मुताबिक नून लीग को ये खतरा है कि कहीं अगर इमरान खान दोबारा से वजीर आजम बन जाते हैं, जो कि इंतहाई पॉपुलर पब्लिक वेव है, अभी नज़र भी आ रही है कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो बहुत ऊपर चला गया है। पहले तो थे ही पॉपुलर, लेकिन अब तो लोग, मतलब आपने देखा कि किस तरह से जब गोलियां चल रही थी तो लोग इमरान खान के इर्द गिर्द खड़े हो गए आके। लोगों को अब अपनी जान की भी परवाह नहीं रही, वो अब मुल्क के लिए और इमरान खान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वोट तो बड़ी छोटी चीज है। तो अब नून लीग को ये लगता है कि अगर जनरल फैज का जरा सा भी स्कोप आर्मी चीफ बनने का बन गया आगे, तो इससे वो बड़े मसाइल में फंस जाएंगे, क्योंकि जनरल फैज डीजीआई रह चुके हैं और मरियम नवाज बहुत गालियां दिया करती थी इन्हें, नवाज शरीफ भी। वो क्यों देते थे? क्योंकि इन्हें इनका काफी कुछ पता है। जनरल फैज ने लेकिन कभी भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की थी। जनरल फैज के पास इनके सारे कच्चे चट्टे हैं। जिस तरह इंटेलिजेंस के आप छोटे किसी अफसर से भी बात करेंगे, उनके पास भी इन करप्ट अनासिर के बहुत सी डिटेल्स हैं, सबूत हैं कि किस तरह से इन्होंने करप्शन की। तो उनको ये डर है कि अगर इमरान खान आ गए और जनरल फैज को लगा दिया तो हम तो मारे गए। तो अप्रैल से पहले तो कभी भी नहीं मानेंगे कि इलेक्शन हो, वो तो चाहेंगे कि जितना डिले हो सकता है। अब यहाँ पे दिलचस्प बात यह कि जिस दिन मैंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया उस दिन जाहिर है कि टाइम शॉर्ट था, तो छोटा सा इंटरव्यू था 8-9 मिनट का, लेकिन उसमें तो जाहिर है ऑन एयर हम ये बात नहीं कर सके। लेकिन मैंने ये चीज़ कंफर्म करनी चाहिए कि क्या इमरान खान वाकई जनरल फैज को ही आर्मी चीफ बनाना चाहते थे या हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री मेरा इशू नहीं है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन आर्मी चीफ बनता है, जो भी बनेगा जाहिर है वो इस मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए आएगा। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि इस मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, ताकि जो भी अवामी मैंडेट लेकर हुकूमत आए वो अवाम के हक में फैसले कर सके और उसको कोई बैरूनी ताकत ना डिक्टेट करे कि क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे याद आया कि कुछ हफ्ते पहले, तकरीबन मुझे लगता है 3 माह पहले, इमरान खान साहब ने ये जो जलसे कर रहे थे, बैक टू बैक जलसे हो रहे थे, तो उसमें 2.5-3 माह पहले इमरान खान साहब ने एक जलसे में बात करते हुए कहा था कि हम एक ऐसा आर्मी चीफ चाहते हैं जो कि तगड़ा हो, दलेर हो और करप्शन के खिलाफ हो, ईमानदार भी हो, तगड़ा हो, दलेर हो, करप्शन के खिलाफ हो। तो इस पे ISPR की जानिब से बड़ा सिवियर रिएक्शन आया था कि क्या मतलब है कि मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो ईमानदार, तगड़े, दलेर और करप्शन के खिलाफ नहीं है। तो खैर हमारे जो फौज के अंदर जराए हैं वो भी हमें यही बताते हैं, और अब तो जाहिर एवरीथिंग इज आउट इन दी ओपन कि इन मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ खान साहब का ये भी एक पॉइंट था इख्तलाफ का कि वो ये समझते थे कि सिर्फ करप्ट नासिर को सजा देना ही फोकस नहीं होना चाहिए इस हुकूमत का, और भी कई काम है जो कि मिल बैठ के करें। तो इमरान खान ये कहते थे कि नहीं, मेरा मेन फोकस इनको इनकी करप्शन पे सजा दिलवाना है, इनसे पैसे रिकवर किए जाएं और मिल बैठ के, हाँ मैं उन चीज़ों पे बिल्कुल बैठूंगा जिस तरह FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो कानून साजी ज़रूरी थी उस पर इमरान खान ने जब जोर दिया। तो आपको याद है, आपने अभी देखा रिसेंटली जब पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से निकला तो कैसे यही हिना रब्बानी खर और बिलावल और शहबाज शरीफ एक दूसरे को मुबारकें देकर क्रेडिट दे रहे थे, जबकि यही वो लोग थे एग्जैक्टली कि जब इमरान खान FATF की कानून साजी जो ज़रूरी थी उस ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, जब वो करवाने के लिए जोर दे रहे थे कि आओ कानून साजी करते, तो उस वक्त ये सब वॉकआउट कर रहे थे और ये कहते थे कि नहीं, पहले करप्शन केसेस खत्म होंगे, पहले हम अपने ये जो अकाउंटेबिलिटी है, हमारा एहतसाब है, इसका सिलसिला बंद हो, फिर हम मानेंगे। इनको पता था कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकता है, लिहाजा उसको मनाना इस पॉइंट पे बहुत आसान है। इमरान खान तब भी नहीं माने थे
और उस वक्त ये बड़ा मुश्किल से घेर घार के इनको जो है कन्विंस किया गया। उस एक चीज़ पे मैं जनरल बाजवा को क्रेडिट देना चाहूँगी कि वाकई कई ऐसी चीज़ें थी जिसमें उन्होंने बड़ा क्रूशल रोल प्ले किया, बड़े अच्छे काम भी किए। यानी कई चीज़ों पर जहाँ पर डेडलॉक आ जाता था, इमरान खान साहब की बात पाकिस्तान के हक में ये नहीं मानते थे, ये जो करप्ट टोला है, तो उसमें बाजवा साहब बड़ा बड़ा अच्छा रोल भी प्ले करते थे। लेकिन ये शिकवा इमरान खान का 100% दुरुस्त है कि ये रिजीम चेंज अगर बाजवा साहब स्टैंड ले जाते और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, सिर्फ बाजवा साहब भी नहीं और भी जो दीगर हमारी अदलिया है, जो दीगर इदारे हैं, ये सब मिलकर अगर उस वक्त पाकिस्तान को स्टेबल रखने में अपना रोल प्ले कर जाते तो कभी भी ये ना होता कि जिन पर फर्दे जुर्म आयद होनी थी जिस दिन, जिनको 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन और बदउनवानी का जवाब देना था इस कौम को, वो इख्तिदार के मसद पर बैठ गए। ऐसा भी कभी ना होता। तो ये शिकवा इमरान खान का बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें एक पॉजिटिव रोल वो प्ले कर सकते थे, जो कि नहीं किया गया। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि बाजवा साहब ने बहुत सारी अच्छी कंट्रीब्यूशन भी की है मुल्क के लिए, जहां जहां पे रिक्वायर्ड थी उनकी। और अभी जो एक ऑफर भी की गई है मुख्तदिर हलकों की जानिब से, इसमें ज़ाहिर बाजवा साहब के मशवरे के बगैर तो ये नहीं हुआ होगा। ये अच्छी बात है कि शहबाज शरीफ और इमरान खान दोनों को कह दिया गया है कि आप मिलकर डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ एक डिसाइड कर लें डेट, आप एक कंसेंसस डेवलप कर लें, वरना कुछ भी आगे, वरना अगर हफ्ते तक आपने ना किया तो फिर आगे जो होगा उसके फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। जाहिर है कुछ भी से मुराद यही है कि मार्शल लॉ लग सकता है फिर आगे, या मुल्क में मजीद कोई मसाइल। तो ये मेरा ख्याल है कि इन दोनों को बड़ा सेंसिबल तरीके से, इमरान खान की यही बहुत बड़ी कामयाबी है कि उनसे मुशावरत की जा रही है और उनको जो दूध में से मक्खी की तरह निकालने की कोशिश की जा रही थी वो इनके मुंह पर आकर पड़ी है और इनको पता चला कि पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। तो इसमें दोनों को मिलकर एक कंसेंसस डेवलप कर लेना चाहिए। और बाकी ये कि इलेक्शन तो पाकिस्तान की अवाम के वोट की ताकत से आपने जीतना है, जिसने भी जीतना है। अल्लाह की मदद तो ऑफ कोर्स शामिल हाल होगी तो जीतेंगे, लेकिन जो दुनियावी बज़ाहिर जो ज़राए हैं वो तो पाकिस्तानी अवाम का वोट है। वो जाहिर है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इनको पता है कि हमारी शानदार कारकर्दगी पे वोट नहीं, हमें अब जूते पड़ने हैं। तो इस वजह से वो जाहिर है वो चाहते हैं कि जितना डिले कर सकते हैं इलेक्शन को करें। इमरान खान कहते हैं कि नहीं, आप फौरन इलेक्शन कराएं ताकि एक फ्रेश मैंडेट लेकर हुकूमत आए जो कि अवाम के हक में फैसले करे। तो देखते हैं नाज़रीन आगे क्या होता है। इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च जो है खान साहब का वो थर्सडे को होगा, पहले मंगल को होना था, लेकिन अब जुमेरात से उसका आगाज़ है। और सिंध से भी काफिला निकलेगा, पंजाब से जो है वो 2 जगहों से निकलेगा। एक वजीराबाद जहां पर शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करेंगे, वही पॉइंट है कि जहां पर इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला किया गया था। दूसरा असद उमर जो हैं वो फैसलाबाद, जड़ांवाला और ये टोबा वाली साइड से लीड करते हुए आएंगे। इसी तरह साउथ पंजाब से निकलेगा काफिला, खैबर पख्तूनख्वा से भी तकरीबन 5-6 दिन बाद काफिला निकलेगा और रावलपिंडी का रुख करेंगे। इमरान खान साहब को अगले तकरीबन 10 से 12 दिन का उनका बेड रेस्ट है, तो इंशाल्लाह वो जब खत्म होगा उनका बेड रेस्ट, जब वो चलने फिरने के लिए डॉक्टर्स उनको इजाजत दे देंगे होपफुली 10 दिन बाद, तो फिर वो 10 से 12 दिन तक इंशाल्लाह बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में ज्वाइन करेंगे इस लॉन्ग मार्च को और हेड करते हुए फिर इस्लामाबाद की जानिब जाएंगे। तो देखते हैं जी चीज़ें किस नहज पे जाती हैं, लेकिन आई होप के बेहतरी की चीज़ हो और एक कंसेंसस डेवलप हो जाए इलेक्शन की डेट पर, ताकि किसी भी इंतशार के बगैर ही सही तरीके से बात हो जाए। लॉन्ग मार्च भी तो खान साहब तभी कर रहे हैं ना कि इंसानों की तरह पहले टेबल पे नहीं आ रहे थे ये, तो अब जब अवामी ताकत देख ली है कि लोग निकल आए सड़कों पर, और गखड़ में बहुत ज़्यादा अवाम का इज्तिमा था। गखड़ वो जगह है जहाँ से हमारे मौजूदा आर्मी चीफ जहाँ कमर जावेद बाजवा साहब का भी ताल्लुक है, और बाजवा साहब के अपने आबाई इलाके से जो है वो पाकिस्तानी अवाम की कसीर तादाद इमरान खान साहब के हक में निकल आई। अभी तक के लिए नाजरीन इतना ही, फिर इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।